हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ा था, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो हमने देखा था झीलों के संबंध में कि झीलें कितने प्रकार की होती हैं, तो मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, प्राकृतिक झीलें होती हैं, कुछ ऑक्सबो लेक जिन्हें गोखुर झील कहते हैं, नदियों के द्वारा बनाई जाती हैं, कुछ आर्टिफिशियल लेक हैं जो मनुष्य के द्वारा निर्मित की जाती हैं। क्रेटर झीलें भी होती हैं, यानी उल्का पिंड के गिरने से भी इन झीलों का निर्माण हो जाता है। तो ये सब बातें जो थी हमने कल के इस लेक्चर में देख ली थी। ओके। इसके बाद मैंने झीलों को लेकर के कुछ प्रमुख झीलें जो हैं उनको लेकर के आपको मैप के साथ में एक्सप्लेन किया था और बताया था कि आप याद कर लो उन झीलों की प्रमुख विशेषताएं। एक तो मोटे तौर पर क्या रहता है कि टेबल फॉर्म में जो हमें लेक्चर मिल जाता है मटेरियल, कि पर्टिकुलर वो झील जो है वो किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। तो प्रीलिम्स में यहाँ पर क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे पेंगोंग लेक जो हो गई। तो पेंगोंग लेक जो है ना, ये लद्दाख लेह रीजन में पाई जाती है, या वेमनाथ लेक जो है वो केरल में हो गई, लोकटक झील जो है मणिपुर में हो गई। तो ऐसे करके झीलों के बारे में हमने काफी डिटेल में कल लेक्चर किया था। ठीक है, कौन सी झील कहाँ पर पाई जाती है। तो ये आप जो प्लेलिस्ट बनी है जियोग्राफी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी प्री 2025 के नाम से, वहां पर सारे लेक्चर देख सकते हो। आज हम क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, तो मैंने जो झीलों को लेकर आपको एक्सप्लेनेशन किया, अब थोड़ा सा देख लेते हैं एमसीक्यू, यानी उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव जो है वो आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या ये भी आइडिया लग जाएगा कि हमें किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे एग्जाम में। क्योंकि प्रीलिम्स है और प्रीलिम्स में पढ़ने का तरीका यही है कि पहले थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ने के बाद फिर उससे जुड़े हुए एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर लो। और एमसीक्यू के लिए मार्केट में किताबें देखते रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव की कोई अच्छी किताब मिलती है तो जरूर लो। मान लो आपने 20 ऑब्जेक्टिव लगाए और उसमें से 15 आपसे बन जाते हैं, तो इट मीन्स आपकी स्थिति जो है अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील इनमें से कौन सी है। चार ऑप्शन है आपके सामने। फ्रेश वाटर लेक, डल झील, बुलर झील, लोकटक झील, है ना, इसे लोकटक या लोकटक, या वेमनाथ झील। फ्रेश वाटर की जो सबसे ताजे पानी सबसे बड़ी जो झील है, इसको लेकर के आपको बताया गया था कल कि ये जो है वो है बुलर झील, जो कि कहाँ आती है, जम्मू कश्मीर में आती है ना। नेक्स्ट, अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन जो है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। एक तरफ अगर हम बात कर रहे हैं कि मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इसी तरीके से सलाइन वाटर, झील का जो खारा पानी होता है वो क्यों होता है कि वहां पर एक तो इवेपोरेशन प्रोसेस ज्यादा होता होगा, दूसरा ये होगा कि उसमें पानी जो फ्रेश वाटर है, इनलेट जो मिलने का स्थान और आउटलेट दोनों बराबर नहीं होते होंगे। अगर पानी जैसे एक नदी है, वो किसी झील में मिलती है और उसके बाद फिर उसी में से कोई पानी बाहर निकल जाता है, तो उसका खारापन कम हो जाता है। वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है तो खारापन कम हो जाता है। झीलों का खारापन जो है, जैसे-जैसे हम नियर अबाउट इक्वेटर की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसी झीलें जो भूमध्य रेखा के समीप होती हैं, उनमें सैलिनिटी या लवणता अधिक होती है, और जैसे-जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यानी ग्लेशियर की ओर जाते हैं, तो उसमें जो सैलिनिटी कम होती जाती है। कई सारे फैक्टर हैं, यहाँ हमें सिर्फ इतना है कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो डल झील, बुलर झील ये खारे पानी की झील नहीं है। जो सांवर झील है राजस्थान में, ये इसमें लवणता सबसे ज्यादा है। मतलब सबसे बड़ी है भारत की, यहाँ नमक भी बनाया जाता है। ये डिटेल इसकी हम कल देख चुके हैं। अब डल झील जो है इनमें से किस यूटी या राज्य में आती है, कौन से यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, या किस स्टेट में आती है, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या केरल। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। श्रीनगर जो है वहां पर शिकारा के लिए ये फेमस है। लोकटक झील जो है वो कौन से स्टेट में आती है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम। ये भी बड़ी पॉपुलर झील है लोकटक झील। इसको लेकर के क्वेश्चन आते रहते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर अपियर होते हैं तो लोकटक झील जो है वो आती है मणिपुर में। मणिपुर को लेकर के लंबे समय से क्राइसिस है, और आप मान के चलो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर हो रहे हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो, या आपसे इंटरव्यू में, जैसे अभी पीएससी में इंटरव्यू होने जा रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हो या पीएससी के हो, आपसे मणिपुर को लेकर के वो कुछ ना कुछ डिस्कस अवश्य करेंगे कि मणिपुर में जो क्राइसिस है इस समय, जो संकट की स्थिति है, उसके पीछे कारण क्या है।
इसका निवारण क्या है? आखिर क्यों सरकार इस पर नियंत्रण अभी नहीं कर पा रही है? तो ज़रूर इसको लेकर के आप अपने व्यूज़ डेवलप कर लो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, जिससे कि वहाँ पर शर्मिंदा ना होना पड़े या ये फीलिंग आ जाए, काश कि मैंने इसको पढ़ लिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5, वेमनाथ झील जो है वो कौन से स्टेट में आती है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा। पता है सबको कि केरल, नहीं पता है तो तुक्का लगाओ। अब तो देखो, एक बारी एक सिचुएशन और समझो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमें दो ऑप्शन सही लगते हैं, दो के बारे में हम एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ये तो नहीं होगा। जैसे मान के चल लो यही क्वेश्चन है और आपको फीलिंग आती है कि अरे गोवा तो इसमें नहीं हो सकता, तमिलनाडु इसमें नहीं हो सकता, बट मेरे पास ऑप्शन ए और सी को लेकर के कंफ्यूजन है कि ए होगा या सी होगा। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में जब कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो पहले उन क्वेश्चनों को सॉल्व करो जिसके बारे में आप श्योर हो, और उसमें भी एलिमिनेशन सिस्टम अगर आप लगाते हो, वो आपका सही तरीका होता है ह्यूमन एरर को कम करने का। एलिमिनेशन के 4 ऑप्शन है, आपको एकदम से पता है कि इसका आंसर ए है, तो पहले आप ए पे मत जाओ। आप ये देखो कि इन 4 में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कौन सा? अगर आपको डी, इसको हटा दो। फिर इन 3 में से कौन सा बिल्कुल नहीं हो सकता है? आपको लगता है सी, इसको उड़ा दो। फिर 2 में से पता चला है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, यानी अब जो बचा ए वही सही है। इसे कहते हैं एलिमिनेशन सिस्टम। दूसरी सिचुएशन में आपको बोल रहा था कि आपके सामने 2 ऑप्शन को लेकर के कंफ्यूजन है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। आपने 2 तो एकदम खत्म कर दिए कि ये तो सही नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन 2 में से। तब क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो एलिमिनेशन सिस्टम से अपना सकते हो। दूसरा क्या होता है कि यदि मान के चलो आपने कोई इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, पहले कभी पढ़ा था, एग्जाम हॉल में जाकर के अचानक से भूल जाते हो, तो फर्स्ट इनसाइट यानी अंतरात्मा पहली बार जो क्लिक करती है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अरे नहीं, ऑप्शन ए सही होगा, तो पहली बार में जो ख्याल आता है, जो विचार आता है, उस पर चले जाना चाहिए। 99% वह सही होता है। और यदि आप पहली बार में जो अंतरात्मा की आवाज थी उस पर नहीं जाते हो, दूसरे ऑप्शन पर चले जाते हो, तो 99% वो ऑप्शन जो है गलत होता है। एक ये तरीका है, ऐसे भी लगा सकते हो। बाकी फिर वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स के तरीके से जा सकते हो। तो वहां पर सही होने के चांस क्या है? अगर 2 में कंफ्यूजन है तो 50% रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट इस ये वेमनाद हो गई। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे गहरी डेप्थ वाइज प्राकृतिक झील कौन सी है, नेचुरल झील कौन सी है? तो ऑप्शन है डल झील, वुलर झील, सामर झील और संत सागर झील। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गहराई के रूप में यहाँ पर डी नंबर की जो झील है वो आ जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर है 7। फ्लोटिंग मेडोज, ये कौन सी लेक किस झील में पाए जाते हैं? फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरते हुए। तो डल झील में पाए जाते हैं, लोकटक झील में, वेमनाथ में या सांवर झील में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है, वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 8 में पूछा गया है कि हाउस बोट्स जो हैं किस झील में प्रसिद्ध हैं? अब हाउस बोट्स को लेकर के देखो, पहले ऑप्शन रख देता हूं मैं आपके सामने। क्या होगा कि यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। इस सिचुएशन ये है कि हाउस बोट के लिए अगर आप केरला में जाते हो तो वहां पर हाउस बोट है, यानी वो भी वेमनाथ लेक हो गई, एलएफपी, वहां पर भी हाउस बोट बने हुए हैं। दूसरा ये हो सकता है कि अरे डल झील जो है श्रीनगर में, यहाँ पर भी आपको लगता है कि हाँ, वहां पर भी हाउस बोट बने हुए हैं। लेकिन दोनों में जो अंतर देखने को मिलेगा कि डल झील में वहां के जो हाउस बोट हैं वो फ्लोट नहीं कर रहे हैं, वो फिक्स हैं, पानी के अंदर बने हैं बट फ्लोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन वेमनाथ लेक या एलएफपी में आप जाते हो केरला में, वहां पर वो बोट जो है, यानी उसमें इंजन फिट है और वो पूरी की पूरी बोट में ट्रेवल करते हैं। और वो एक तो यहाँ जो आशय है इसका इसका मतलब है कि ये वेमनाथ लेक से संबंधित है। ए वाला ऑप्शन जो है वो इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर वेमनाथ नहीं होता तो फिर ए लगा सकते थे। कोलेरू झील जो है वो कौन से राज्य में आती है? कल इसको मैप के साथ बताया था, आंध्र प्रदेश में आती है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री लाइन पर ये आती है कोलेरू झील। नेक्स्ट अगला है पुष्कर झील, जो है वो कौन से राज्य में है? पुष्कर झील जो है ये राजस्थान में होना चाहिए, पवित्र है पुष्कर।
पुष्कर में जैसे हमारे यहाँ पर सनातन धर्म की अगर हम बात करें, सनातन धर्म में 3 प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो आपने देखा होगा सामान्यतः कि विष्णु की पूजा भी होती है, महेश या भगवान शिव इनकी भी पूजा होती है। ब्रह्मा जी के मंदिर या इनकी पूजा को लेकर पूजा होती है, बट ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है सामान्यतः, मगर पुष्कर में इनका मंदिर बना हुआ है। तो ये पुष्कर झील जो है राजस्थान में आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, झीलों के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है? अगर ये पूछा जाता है कि लेक्स जो हैं वो इनका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, मुख्य कारण, अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो एक है टेक्टोनिक प्रोसेस या टेक्टोनिक एक्टिविटीज, दूसरा है हिमनद, हिमनद का मतलब हो रहा है ग्लेशियर, और नदी का अवरोध यानी नदी का पानी बह रहा था उस पर डैम बना दिया, रुकावट आ गई तो पीछे वाला हिस्सा जो है वो भी झील बन जाता है, चाहे वो गोविंद पंत सागर बांध हो या कोई अन्य। और फिर चौथे में लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। तो देखो अब क्या सिचुएशन बनती है कि इसका राइट आंसर आप क्या लगाओगे? टेक्टोनिक रीजन से भी कुछ झीलें बनी हैं, ग्लेशियर की वजह से भी झीलें बनी है, नदी के सामने अवरोध चाहे मेन मेड हो या नेचुरल हो, झीलें बन जाती है। तो यहाँ कोई एक मेजर आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑल ऑफ द एबव वाले पर जाना ही सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान निर्णय हो जाएगा। अगला, झीलें किस प्रकार का पारिस्थितिकीय तंत्र है? इकोलॉजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये कौन से इकोलॉजिकल सिस्टम में आती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट को लेकर है, मगर इसमें भी इसको फिट कर सकते हैं। तो जली यानी एक्वाटिक, स्थली, संक्रमणकालीन और इनमें से कोई नहीं। तो नेचुरल सी बात है कि झीलें जो हैं वो एक्वाटिक हैं, जलीय उसमें आते हैं। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 13 कि झीलों का जल प्रदूषण किस कारण होता है? यानी लेक का जो पानी है उसके पॉल्यूशन का इनमें से क्या कारण हो सकता है? औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, कृषि अपवाह यानी कि एग्रीकल्चरल वेस्टेज कह सकते हो, घरेलू अपशिष्ट, और चौथा आता है उपरोक्त सभी। तो झीलों के जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो यहाँ पर भी आंसर हम सब पर चले जाएंगे, क्योंकि सबकी वजह से झीलें प्रदूषित होती हैं। औद्योगिक वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज भी होता है। और कृषि में क्या होता है कि हम जो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जो पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, तो उनकी वजह से भी वो पानी जो है वो प्रदूषित होता है, और अगर वो वहाँ एक्सेस वाटर हो गया, बाढ़ आ गई, तो वो भी इसका कारण बन जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, झीलों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? भाई झीलों का संरक्षण एक्वाटिक है, आइडिया लगा सकते हो कि ये पर्यावरण के लिए भी है ना, ये जल संसाधन के लिए है, ये पर्यटन के लिए है, या उपरोक्त सभी। तो झीलों का संरक्षण इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई एक ऑप्शन पे मत जाओ, यहाँ पर उपरोक्त सभी मिलते हैं तो सबके लिए, क्योंकि ये तो सभी सब चीजों में योगदान देते हैं। झीलों के प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इन चार में से आपको चूज करना हो तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है, ऑल ऑफ द अबव होता है, तो वो सही बात है कि जल प्रदूषण को कम करो, अतिक्रमण करते जा रहे हैं लोग, जागरूकता लोगों में फैलाओ, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जिससे झीलें जो हैं, लेक हैं, जो सुरक्षित रहेंगी। नेक्स्ट, भारत में झीलों के संरक्षण के लिए इनमें से कौन सी योजना चल रही है ना? तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, नमामि गंगे योजना, ये ए और बी दोनों, या नन ऑफ दीज। तो कौन सा इसमें ऑप्शन आएगा? तो इसमें दोनों लगा सकते हो। नमामि गंगे परियोजना भी इसको सिर्फ ऐसा नहीं कि गंगा नदी के क्लीननेस से संबंधित है, इसमें झीलें भी आ जाती हैं। अगला है, झीलों में पाए जाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? स्थलीय जीव, जलीय जीव, उभयचर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? झीलों में पाए जाने वाले जीव हैं, यानी एक्वाटिक जो है जलीय जीव कहलाएंगे। झीलों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? वेजिटेशन जो है उसका नाम स्थलीय होगा, जलीय होगा, या उभयचर होगा। उभयचर से मतलब होता है कि जो पानी में भी रह सकती है और स्थलीय भाग में भी रह सकती है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि झीलों में पाई जाती है तो उसको हम जलीय वनस्पति कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट 19, झीलों का जल स्तर किस पर निर्भर करता है? वर्षा पर, तापमान पर, एवेपोरेशन पर। जब ये हमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? भाई वर्षा होगी तो झीलों का जल स्तर बढ़ जाएगा, तापमान अधिक होगा तो एवेपोरेशन की वजह से उसका स्तर घट जाएगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज है तो भी घट जाएगा, कम है तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन चौथा जरूर लिखा होगा, ऑल ऑफ द अबव, उसी की ओर हम मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, एक आइडिया के लिए आपको दिए थे कि जिससे आप एक पढ़ते समय देख पाओ कि हमें क्या पढ़ना है लेक वाले।
चैप्टर में टॉपिक में झीलों के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तट, किनारा, तटीय क्षेत्र। ये सभी नाम है। झीलों के किनारे वाले को तट, जैसे नदियों के किनारे को तट भी बोल देते हैं, समुद्र के किनारे तट भी बोल देते हैं, किनारा भी बोलते हैं, कोस्टल रीजन भी बोलते हैं। ये सब इस पे फिट हो जाएंगे। ठीक, तो ये थे 20 ऑब्जेक्टिव। अगले कल हम पढ़ेंगे थ्योरी वाला पार्ट ज्योग्राफी का एंड पॉलिटी का, फिर उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू भी रहेंगे, या ऐसा कह सकते हो कि ऑलमोस्ट उनसे संबंधित 50 एमसीक्यू रहेंगे, तो वो भी ऑनलाइन देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, बाकी सोशल मीडिया पर अगर आप इन पर जुड़ना चाहते हो तो ज़रूर आएँ और इस वेबसाइट को टाइम टू टाइम विजिट करते रहें। आपको कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपको कुछ